गाइज आज है 12 अगस्त 2024। तो आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 42 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 41 में हम लोगों ने कल आप लोगों का शुरू किया था प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण भाग 1। और प्रथम आक्रमण में इसमें हम लोगों ने देखा था हखामनी आक्रमण के बारे में। तो उसमें डेरियस प्रथम और दारा तृतीय या डेरियस तृतीय के बारे में देखा था। अब द्वितीय आक्रमण। तो आज आप लोगों का लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेक्चर नंबर 42 द्वितीय आक्रमण से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये रहा द्वितीय आक्रमण। देखिए द्वितीय आक्रमण ग्रीक या यूनानी आक्रमण था द्वितीय आक्रमण में। और ग्रीक या यूनानी आक्रमण जो था इससे ये मेसिडोनिया का शासक था जो कि सिकंदर था। कौन था? सिकंदर। कहाँ का शासक था? मेसिडोनिया का शासक। और सिकंदर को ग्रीक में क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर कहा जाता है। ये जो सिकंदर था जिसने विश्व विजेता जिसे कहा जाता है उसने अलेक्जेंडर, ग्रीक में उसे अलेक्जेंडर कहा जाता है। और सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। और सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में बल्ख अर्थात बैक्टीरिया एक देश उस समय हुआ करता था होते हुए हिंदू कुश पर्वत पार करते हैं। क्या कब पार करते हैं? हिंदू कुश पर्वत 326 ईसा पूर्व में बल्ख बैक्टीरिया होते हुए हिंदू कुश पर्वत पार करते हैं। और फिर आगे हाइडेस्पिज या वितस्ता या झेलम का युद्ध, ये तीनों एक ही युद्ध का नाम है। का युद्ध हुआ किसके किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। ये पोरस अपने इंडिया का है। तो हाइडेस्पिस, विटस्टा या झेलम का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। और सिकंदर का सेनापति कौन था? फिलिप। सिकंदर का सेनापति कौन था? फिलिप। तो फिलिप को छोड़कर सिकंदर फिर वापस चला गया। और सिकंदर की 322 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मलेरिया की केस से मृत्यु हो जाती है। मलेरिया से किसकी मृत्यु हो जाती है? तो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कब? तो 322 ईसा पूर्व में। आगे है सिकंदर के आगमन के क्रम में मंडमिस नामक दार्शनिक उनसे मिले थे। जब सिकंदर आगमन कर रहा था उस समय उसे मंडमिस नामक दार्शनिक उनसे मिले थे। तो सिकंदर की चाह था कि वह विश्व विजेता बने। तो वह उसे बोला कि मैं जा रहा हूँ विश्व विजेता बनने। तो मंडमिस मुस्कुरा के आगे बढ़ते गए। सिकंदर बोला भाई मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है? तो फिर वो मुस्कुरा के चल गए। बोले कि तुम जो अभी देख रहे हो वो बहुत ही छोटा है, बहुत तुमको इस विश्व विजेता करने के लिए है। तो वही मंडमिस नामक दार्शनिक उनसे मिले थे रास्ते में। और सिकंदर जब आगमन कर रहा था उस समय तक्षशिला का शासक कौन था? अम्बी था। तक्षशिला का शासक कौन था? तक्षशिला का शासक अम्बी था। आगे है फिर आप लोगों का सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ये इसी से संबंधित है उस समय के पीरियड में। तो सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा अपने इंडिया पर? तो मानक अर्थात स्टैंडर्ड सिक्कों का प्रचलन हुआ। सिक्कों पर राजा की आकृति और सिक्के जारी करने की तिथि अंकित रहती थी कि राजा की फोटो दिया जाता था और सिक्के जारी करने की तिथि भी रहती थी कि कब जारी की गई है। इससे पहले ऐसा नहीं प्रचलन था। इनका प्रभाव पड़ा यूनानी आक्रमण का। और भी प्रभाव है। सबसे पहले लेखयुक्त सिक्के जारी किए गए। यूनानी ने ही सबसे पहले लेखयुक्त सिक्के जारी किए। और भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए या यूनानी के द्वारा ही। और यूनानी आक्रमण के स्रोत क्या क्या है? तो हेरोडोटस, एरियन, स्ट्रैबो ये लोग इस युद्ध की जानकारी देते हैं। ये सब कौन है? इतिहासकार। कौन कौन? तो हेरोडोटस हो गया, एरियन हो गया और फिर स्ट्रैबो, ये सब यूनानी आक्रमण के स्रोत में युद्ध की जानकारी देते हैं। आगे है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य, इसे CGM चंद्रगुप्त मौर्य से आप शॉर्ट फॉर्म में हम इसी प्रकार लिखेंगे ताकि ज़्यादा लिखने में टाइम बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए CGM लिखेंगे। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य को C फॉर चंद्र, G फॉर गुप्त, M फॉर मौर्य। ओके, जैसे MBT मोहम्मद बिन तुगलक। तो उस समय समझने के लिए। ओके, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया और मौर्य वंश की नींव पड़ी। तो आज आप लोगों का फिर अब मौर्य वंश शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का पीरियड कब से कब तक है? 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक ये मौर्य साम्राज्य है। इसमें मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ये सारा आ जाएगा। ओके, तो मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक है। और मौर्य साम्राज्य के जानकारी का स्रोत 3 स्रोतों में इसे जान सकते हैं। कौन कौन? पहला हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, दूसरा हो जाएगा विदेशी स्रोत और तीसरा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो पुराण आ जाता है। पुराण में भी मौर्य वंश का जिक्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस में, सोमदेव का कथा सागर है, क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य और बौद्ध साहित्य में दीपवंश और महावंश हो गया। और इसके अतिरिक्त जैन साहित्य में भद्रबाहु का कल्पसूत्र हो गया। और भी जन साहित्य है जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, आवश्यक सूत हो गया, हेमचंद का परिशिष्ट वर्मन, ये सब हो गया। और ये सब जो है ये बुक का नाम है, जैसे कि ये मुद्रा राक्षस हो गया या फिर कथा सरित सागर हो गया या फिर बृहत कथा मंजरी हो गया। ये सब आप लोगों का
बुक का नाम है। और राइटर कौन किधर है, तो राइटर आप लोगों के इस इधर लिखे, जैसे कि मुद्रा के इसके विशाख दत्त बृहत कथा मंजरी के 6 मिनट। वैसे ये सब आप लोगों को पहले पढ़ा दिया गया है। ओके, और विदेशी विवरण को किससे किससे मिलते हैं, तो विदेशी विवरण मिलते हैं स्ट्रैबो से, एरियन से, जस्टिन से, प्लूटार्क से, डायमेकस से, डायनोसियस से, मेगासे से, ये सब हो गए विदेशी विवरण। और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक का अभिलेख आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन का नूनागढ़ अभिलेख, ये सब पुरातात्विक स्रोत के उदाहरण हो गए। आगे है काली पॉलिश वाले मृदभांड और आहत मुद्रा, ये सब पुरातात्विक स्रोत के स्रोत हुए, ये मौर्य वंश के जानकारी का स्रोत है। आगे आप लोगों का अर्थशास्त्र जो बुक है, ये मौर्य काल के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। कौन, तो अर्थशास्त्र। मौर्य वंश के बारे में तो जानकारी देता ही है मौर्य काल के बारे में, और इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में भी जानकारी देता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने वाला, मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला कौन थे, उनके प्रधानमंत्री चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर ज़्यादा प्रकाश का वर्णन किया उसने अर्थशास्त्र बुक पे। और आप लोगों को कई बार बता दिया गया कि यह अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति पर आधारित है, ना कि अर्थशास्त्र पर। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का स्ट्रैबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस की पहचान बताई है चंद्रगुप्त मौर्य से। एक स्ट्रैबो और जस्टिन नामक इतिहासकार हैं, जिसने कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की पहचान बताई है। आगे है एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, देख लीजिए यहाँ पर नाम आप लोग का अलग आ गया, क्या आ गया, एंड्रोकोटस। एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस की पहचान बताई है चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे है अशोक के लगभग 40 से अधिक अभिलेख हमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। 40 से ज़्यादा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अपना इंडिया से हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, यहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे आप लोगों का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे क्या क्या जानकारी मिलेगी, तो सुदर्शन झील के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया था, तो उसी के बारे में जानकारी मिलेगी। देख लीजिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है, किसने बनवाया था, किसने मरम्मत करवाया, ये सब आप लोगों को एक जगह लिखवाया गया था। आज भी देख लेते हैं आगे। उस समय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था। कौन, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उस समय गवर्नर कौन था, तो पुष्यगुप्त वैश्य था। अब आगे देखते हैं, अब आगे आप लोगों का, तो उस समय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था। फिर अशोक के समय सौराष्ट्र के राज्यपाल तुषास्क यवन, ये यवन का राज्यपाल, ये तुषास्क जो था ये यवन का था। उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था, तुषास्क, और ये यवन था, ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, किसने, अशोक के समय में। अब आगे मौर्योत्तर काल में रुद्रदामन ने फिर पुनर्निर्माण करवाया, फिर मौर्योत्तर काल में रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण कराया, और उस समय गवर्नर कौन था, तो सुविशाख्य था। कौन था, सुविशाख्य, और सुविशाख्य के पुत्र पर्णदत्त ने रिपेयर करवाया था उस समय। ओके, और फिर बाद में स्कंदगुप्त के समय भी पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो ये फिर से हम लोगों ने सुदर्शन झील के बारे में देख लिया, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये आप लोगों को करवा दिया गया। आगे देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख, विशुद्ध संस्कृत में प्रथम अभिलेख है। विशुद्ध संस्कृत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, चेस्ट संस्कृत। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है ये विशुद्ध संस्कृत में प्रथम अभिलेख है, ये क्वेश्चन भी पहले करवाया गया था। आगे आप लोगों का मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य, इसका शॉर्ट फॉर्म में CGM, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड कब से कब तक है, 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से रास्ते का जुआ उखाड़ फेंका। गर्दन से क्या कर दिया, रास्ते का जुआ उखाड़ फेंका, और इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंट्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त था। किसके अनुसार, तो जस्टिन के अनुसार। ये क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कथन के द्वारा, किसका कथन है, तो जस्टिन का। अब आगे एप्पियानस चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की चर्चा करता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की चर्चा कौन करता है, एप्पियानस। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। कब पराजित किया सेल्यूकस निकेटर को, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, और दोनों के मध्य संधि हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अब क्या करेगा, तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देगा। ओके, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एक तो पहले अपना पुत्री का विवाह भी करवाया, इसके अतिरिक्त
एरिया जिसको हेरात कहा जाता है, अराकोसिया जिसे कांधार कहा जाता है, जेद्रोसिया जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है, पेरिपेनिसदाई काबुल जिसे कहा जाता है, ये सब के साथ साथ अपने पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ये सब उसको दे दिया, समझिए एक तरह से दहेज में। और इसके अतिरिक्त हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। यह जानकारी कौन देता है? एप्पियानस देता है। कौन देता है? एप्पियानस। आगे है यूनानी लेखक प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऐसा कौन कहता है? प्लूटार्क एवं जस्टिन का कथन है। अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। आगे है सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को, ठीक है। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम से संबोधित किया है। तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा है? तो यूनानियों ने कहा है। आगे है आप लोगों का जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। क्या कहता था? डाकुओं का गिरोह। कौन? तो जस्टिन कहता था। आगे है 325 ईसा पूर्व में ऊपरी सिंधु घाटी के शासक यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पूछा जाता है ये कि फिलिप द्वितीय की हत्या, जो कि यूनानी क्षत्रप थे, उसकी किसने हत्या की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब? तो 325 ईसा पूर्व में। आगे है फिर चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य का विस्तार। तो देख लीजिए, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैसूर अर्थात कर्नाटक तक इस चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। आगे है बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो महास्थान अभिलेख से जानकारी मिलती है। आगे है दक्षिण में शासन की जानकारी तमिल ग्रंथ जिसका नाम है अहनानूर और मुरनामूर, इससे प्राप्त होती है। दक्षिण में शासन की जानकारी किससे मिलती है? तो तमिल ग्रंथ है एक जिसका नाम है अहनानूर और मुरनामूर से प्राप्त होती है। आगे है जैन लोगों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंत में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। और इसी में आप लोगों ने देखा था कि ये जैन धर्म में 2 भागों में बट गए थे 12 वर्षों के लिए। जो चले गए थे भद्रबाहु, स्थूलभद्र रुक गए थे कर्नाटक में ही। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंत में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। और 100 गौड़ा ताम्रपत्र जो कि गोरखपुर में है अर्थात उत्तर प्रदेश में है, एवं महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश के बोगरा जिला में है, अकाल के समय किए जाने वाले कार्यों का विवरण देता है। ये इसका विवरण कौन देता है? तो इसका विवरण हमें शाहगौड़ा ताम्रपत्र जो कि गोरखपुर में स्थित है उससे जानकारी मिलता है। और इसके अतिरिक्त ये महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश के बोगरा जिला में, इससे जानकारी मिलता है। सीजीएम जैन मतानुयायी था। सीजीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो जैन मतानुयायी था। और अपने जीवन के अंतिम, देख लीजिए, अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। तो ये भी आप लोगों को करवा दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मतलब कि संलेखना जिसे विवेद कहते हैं या फिर संथारा विधि के द्वारा अपना शरीर को त्याग किया था, अर्थात भूख प्यास उपवास रखकर, जो कि जैन धर्म में लिखा गया है, उस तरह से अपना शरीर को त्यागे थे। तो वही है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में ये जैन धर्म को मानते थे, तो अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़ दिया और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और सरवन बेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में संलेखना या संथारा द्वारा अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात वही उपवास करके कोई अन्य जल ग्रहण नहीं करना, इस तरह करके अपना शरीर त्याग दिया। आगे है सोगोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य राजर्षि थे। राजर्षि देखिए, राजा परस ऋषि, राजर्षि तो या राजा के रूप में ऋषि। ओके, तो सोगोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो राजश्री थे। और राजा के रूप में ऋषि जो कि सब कुछ त्याग कर जैन परंपरा के अनुसार मृत्यु का व्रण किया था, तो इसलिए इसे राजश्री कहे। क्यों? क्योंकि सब कुछ त्याग दिए लास्ट में और जैन परंपरा के अनुसार फिर मृत्यु का व्रण किए। आगे है हरण का मतलब होता है अगवा करना और वरण का मतलब होता है उसे स्वीकार करना। ओके, वरण कांड, सुंदरकांड, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। आगे है सीजीएम अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता और एक कुशल प्रशासक थे। इसका
लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो महान विजेता थे, साम्राज्य निर्माता थे और एक कुशल प्रशासक थे। आगे जो अर्थशास्त्र बुक है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र बुक में भारत का प्राचीनतम राजनीतिक एवं प्रशासनिक ग्रंथ है, और ये मैंने आप लोगों को लिखाया था कि सब भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ भी है अर्थशास्त्र, और इसमें कुल 15 अधिकरण अर्थात यूनिट अर्थात भाग है, और 180 प्रकरण अर्थात उपभाग है, और 6000 श्लोक है। किसमें, तो इस अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र की शैली क्या है, तो पुरुष शैली है। किस शैली है, पुरुष शैली है। और अर्थशास्त्र में प्रथम अधिकरण में राजा और अनुशासन के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, राजा और अनुशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और वहीं दूसरे अधिकरण में 26 अध्यक्ष है, जो कि जिसे विभागाध्यक्ष कहा जाता है, के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किस अधिकरण से, दूसरे अधिकरण से। और कुल अधिकरण की संख्या कितनी है, 15 अधिकरण है। और वहीं छठे अधिकरण में सुप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत। और ये सप्तांग सिद्धांत का अतिरिक्त है ध्रुव अमीराकोश। क्या है, ध्रुव अमीराकोश। ध्रुव हो गया दुर्ग, व से हो गया बल, अ से हो गया अमात्य, और मी से हो गया मित्र, और रा से हो गया राज्य, और कोश से हो गया कोश मतलब खजाना। और ये 6 जब मिलते हैं तो इससे क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। और इसे ही सप्तांग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तांग थ्योरी। छठे अधिकरण में क्या है, तो सप्तांग थ्योरी। इसका याद करने का ट्रिक भी आप लोगों को बता दिया गया। ध्रुव अमीरा कोश, दुर्ग, बल, अमात्य, मित्र, राज्य, कोष मतलब कोष हो गया, खजाना हो गया, और ये 6 जब मिलेंगे तो उससे बन जाएगा फिर राष्ट्र बनता है, जो कि सप्तांग थ्योरी है। आगे है आप लोगों का इस अर्थशास्त्र पुस्तक में गुप्तचर प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रंथ अर्थशास्त्र ही है, अर्थात गुप्तचर प्रणाली का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन है, तो यही अर्थशास्त्र है। और गुप्तचर प्रणाली को महामात्या सर्प अर्थात अधिकारी कहा गया है। जो गुप्तचर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, गुप्तचर को क्या कहा जाता था, महामात्या सर्प। जो कि अधिकारी होते थे गुप्तचर के, वो कहा जाता है। महामात्या सर्प किसे कहा जाता था, तो गुप्तचर को कहा जाता था। ये सब बात किस में लिखी गई है, तो अर्थशास्त्र बुक में लिखी गई है। और अर्थशास्त्र बुक में कल हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र बुक में फिर जहाज रानी का भी पहली बार उल्लेख मिलता है। यहाँ से फिर कल शुरू करेंगे, और फिर कल जो है फिर आप लोगों का फिर आगे शुरू किया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के द्वारा शुरू किया जाएगा, फिर होगा तो अशोक भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से फिर हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, तो अब वही चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पहले पढ़ेगा, फिर धीरे धीरे हम लोग सारा वंश देखेंगे जितना भी आप लोगों को बताया गया था। तो चलिए आज कुछ पीछे का रिवीजन कर लिया जाए। कल का ही हम रिवीजन करते हैं। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो प्रथम आक्रमण जो विदेशी आक्रमण वो कौन था, तो हखामनी आक्रमण था, जो कि ईरान का था। और ये जो हखामनी साम्राज्य था, कौन, हखामनी साम्राज्य, ये पहली सफलता किसको मिली थी, तो दारा प्रथम को मिली थी। दारा प्रथम का नाम क्या है, तो डेरियस प्रथम। और ईरानी ग्रंथ में इसका नाम क्या मिलता है, तो दायर बाहु मिलता है। और इससे संबंधित अभिलेख कौन है, बेरस्टून है, पर्सिपोलस है, नक्शे रुस्तम है। और इन अभिलेखों से हमें प्रथम आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। ओके चलिए दारा तृतीय के बारे में बताइए। दारा तृतीय या फिर डेरियस तृतीय नाम है। ये सिकंदर यूनानी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम सीमा पर दारा तृतीय का शासन था। जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो उस समय उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका शासन था, तो दारा तृतीय का। तो आप लोगों को कल का जो आप लोगों को बताया गया था लेक्चर नंबर 41, उसका पीडीएफ आप लोगों को आज अर्थात 12 अगस्त को डाला गया है। और फिर आज अर्थात लेक्चर नंबर 41 कल का हो गया, और आज हो गया लेक्चर नंबर 42। तो आज का भी पीडीएफ आज, और कल का भी पीडीएफ आज आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और इसका भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।